तनवीर जी, मैं नगर निगम की थोड़ी जो कार्यप्रणाली है उसको आपसे समझना चाहता हूँ। इस बार दावा तो ये किया जा रहा है कि कई लाख घरों में सर्वे किया गया है, लेकिन ये सर्वे होता कैसे है और इसके जो परिणाम हैं वो हमें कुछ बेहतरी की तरफ क्यों नहीं ले जाते हैं? हर बार ये मामले जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आते हैं, हर बार यही कहा जाता है कि फॉगिंग नहीं होती है, सर्वे नहीं होता है और इस वजह से मामले जो हैं बढ़ते हुए नजर आते हैं। जी तनवीर जी, आपसे ही सवाल था ये। हाँ, अच्छा। देखिए, ऐसा है कि मैं सिर्फ पूर्व निगम आयुक्त नहीं हूँ, मैं पूर्व आईएएस हूँ, नंबर 1। जी बिल्कुल सर। और नगर निगम का आयुक्त का बहुत कम समय रहा हूँ, वो भी उस समय रहा हूँ कि जब डेंगू नहीं था। लेकिन उसके बारे में जो करना चाहिए जिला प्रशासन को एज कलेक्टर, एज कमिश्नर जो किया है, उसके बारे में आपको बताऊं कि अभी आपकी जो रिपोर्ट थी बड़ी अच्छी थी, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी कि क्या करना चाहिए घर वालों को, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ नगर निगम और जो ये हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनका जो फर्ज बनता है वो कि बारिश के खत्म होते ही इनको अपना छिड़काव शुरू कर देना चाहिए, ताकि उसका लार्वा जो है वो बच ना पाए। क्योंकि बरसात में बहुत जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और इसके लार्वा जो है बढ़ जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज कि जिसमें आपके प्लेटलेट कम होने लगते हैं, अलार्मिंग लेवल तक कम हो जाते हैं। तो उस बचाव के साथ साथ जो उसके बाद आपका जो उपचार की बात है, ट्रीटमेंट की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको मैक्सिमम ये करना है कि उन हॉस्पिटल्स में प्लेटलेट चढ़ाने की फैसिलिटी हो कि नहीं हो, बिकॉज वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, इसका काम ही प्लेटलेट चढ़ना ही जैसे जान बचता है। तो वो चीज बहुत जरूरी है। बड़ा मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ग्वालियर में 1000 केस हो गए हैं और भोपाल और इंदौर में भी करीब 500-500 है। आई थिंक उसमें हॉस्पिटल्स के हमें जो सिस्टम है उसको बहुत फोर्टिफाई करना होगा प्लेटलेट चढ़ाने के लिए। ठीक है। शरद पंडित जी, इस वक्त हम देख रहे हैं जो लोग हैं वो घर घर बीमारी नजर आ रहे हैं। किसी को सर्दी है, किसी को खांसी है, किसी का गला खराब है। अब लोग तो इसको मौसम चेंज से जोड़कर देख रहे हैं। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये सिम्टम्स जो हैं ये डेंगू के हो सकते हैं, ये सिम्टम्स मलेरिया के हो सकते हैं, या ये सिम्टम्स नॉर्मल वायरल फीवर हैं, या ये सीजन चेंज की वजह से हो रहा है? देखिए, इसमें जो है हम जब कह रहे हैं कि ये डेंगू है, तो उसकी पुष्टि तो जो है वो हमारा जो एलाइजा टेस्ट होता है, कंफर्मेशन टेस्ट होता है। तो जैसे इस तरह का बुखार आ रहा है, 3-4 दिन लगातार रह रहा है और अभी लक्षण आपके इस कार्यक्रम में बताए गए हैं, उस तरह का यदि लक्षण के साथ है तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें। और चिकित्सक जो है वो परामर्श के उनके बाद जो भी टेस्ट कहता है वो टेस्ट कराएं। तो ये जो एलाइजा टेस्ट है, यदि कंफर्मेशन आता है इसका, तो उससे पुष्टि हो जाती है कि डेंगू है या अन्य किसी तरह का बुखार है। वो डेंगू है या कोई भी बुखार है, लक्षणों के आधार पर डॉक्टर आपका ट्रीट करता है। तो सबसे पहले तो इसका जो हम कहते हैं हमेशा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो सबसे पहले तो ऐसी परिस्थितियों को समाप्त करें जहां मच्छर पनप रहे हैं। और इसके बाद जो है यदि इस तरह का बुखार है तो हमको अपने डॉक्टर से परामर्श करके ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। और ये किस तरह का बुखार है वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद मालूम पड़ जाता है। तो इसमें ये सतर्कता आवश्यक है। अपने जो है अभी प्लेटलेट कम होने की बात कही, ये तो जब लगातार लंबा जो है बुखार जब खिंचता है तो प्लेटलेट कम होने की संभावना रहती है। तो इसके पहले ही यदि हम समय रहते चेत जाएं और प्रारंभिक जो है रूप से उपचार प्रारंभ कर दें तो ये प्लेटलेट की संख्या कम नहीं होगी। दूसरा ये प्लेटलेट की संख्या में यदि गिरावट है तो वो बहुत कम जब होती है, 50,000 से भी नीचे जाती है, तो वो चिंता वाली स्थिति रहती है। और समय रहते यदि चिकित्सक की परामर्श से हम लोग जो है बराबर अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, बॉडी की इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन ये सब मेंटेन करें, तो कोई जो है चिंता वाली बात नहीं रहती है। और ये लगभग जो है 1 वीक के जो है अवधि में समाप्त हो जाता है। तो हमको ये सब सावधानियां रखना पड़ेगी। एक तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है अपने स्तर पर करती हैं, और हमको जो है मच्छरों से बचाव के उपाय जो है स्वयं भी जो है वो अपनाना होगा।
अच्छा नेहा जी, जो सरकार की तरफ से क्लिनिक है, अगर उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करूं तो वहां पर कुछ किट्स अवेलेबल हैं, छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, और उनसे डेंगू का या फिर टाइफाइड या मलेरिया की जांच हो रही है। वो जो किट हैं वो क्या कितनी भरोसेमंद है वहां पर, या फिर जो प्रॉपर ब्लड टेस्ट होता है उसी से जो है इसका पता चल पाता है? ओके, सो देखिए, डेंगू आजकल, क्योंकि डेंगू के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा कॉमन जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के जो पेशेंट्स हैं, जो हम गला खराब, खांसी, इन सब के भी पेशेंट्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नजर में आ रहे हैं, राइट। सो इन दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करने में आसान जो फैक्टर रहता है वो मोस्ट कॉमन है कि डेंगू में जनरली बहुत ज्यादा जुकाम या गला खराब इतनी ज्यादा सीवियरिटी में नहीं होता, जो नॉर्मली जो फ्लू के केसेस में ज्यादातर होता है। बात करें तो ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो आजकल हमारे पास एक डेंगू एंटीजन डिटेक्ट करने का टेस्ट है, जो शुरू के 4-5 दिन में भी पॉजिटिव आ जाता है। फिर एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं और एक डेंगू पीसीआर होता है। तो ये 3 टेस्ट हमारे पास कॉमनली अवेलेबल है आजकल, और इनकी काफी अच्छी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। मतलब ये बहुत ही जनरली बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि किसी मरीज को डेंगू है या नहीं है। ठीक है। मैं सर एक चीज जानना चाहता हूं तनवीर जी आपसे, कि जैसा आपने कहा कि बारिश के बाद ये काम शुरू हो जाना चाहिए फॉगिंग का, इसके लिए क्या जो नगर निगम है उनके पास पर्याप्त बजट, पर्याप्त मैन पावर होती है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि वार्ड बहुत बड़े हैं, उतने कर्मचारी नहीं है, और केवल खाना पूर्ति कर कर 1-2 जगह काम की खत्म कर दिया जाता है। देखिए, काम अगर करना चाहे तो सब हो जाता है, पैसे की कमी नहीं होती है नगर निगम में। मैन पावर की कमी भले ही हो, उसको आप डेली वेजेस पे करके या ठेकेदारी के थ्रू उसको करके वो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरजेंसी में काम होते हैं अगर करना चाहे कोई। ये देखने के लिए ही जिले में कलेक्टर का, डीएम का रोल बड़ा अहम हो जाता है। उनको भी देखना चाहिए, डिवीजन लेवल पे कमिश्नर को देखना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। अभी डॉक्टर नेहा ने बड़ा अच्छा बताया उसके जो किट्स और टेस्ट के बारे में, तो मैं समझता हूँ वो बड़ा इंफॉर्मेटिव है, और ठीक है सर, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है सर। शरद जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, इस तरह की बीमारी में घर पर कौन सी चीजें इनका सेवन करने से लाभ होता है मरीजों को, और खासकर इस सीजन में जब लोगों को हल्का हल्का कुछ सर्दी खांसी जैसी भी समस्या है, बुखार भी है, तो कौन सी चीज का वो सेवन करें जो उनको फायदा दे सकता है, और कौन सी चीज इस समय थोड़ा सा अवॉइड करें? देखिए, इसमें जो है सबसे पहला तो आवश्यक ये है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को हमको बनाए रखने के पूरे प्रयास करना है। एक तो रेस्ट बहुत जरूरी है। देखिए, रेस्ट करें, जो है जो अवॉइड की जा सकती है, बाहर जाने के प्रोग्राम्स वो सब अवॉइड करें, और जितना रेस्ट करेंगे रिकवरी उतनी फास्ट होगी। नंबर 1। नंबर 2 जो है, बॉडी का हाइड्रेशन जो है मेंटेन होना चाहिए। लगातार मतलब जो है हाइड्रेशन मेंटेन करने के प्रयास करें, पानी पीते रहें, पानी अधिक से अधिक मात्रा में लें। साथ ही जो है फ्रूट जूसेस रहते हैं, पर अभी जैसा गला खराब होने की समस्या बताई, तो ये ध्यान रखें कि साइट्रस या जो ज्यादा जो है खटास जिन फ्रूट्स और जूसेस में है उसका सेवन कम करें। परंतु फिर भी जो है सावधानी के तौर पर चीकू है, अनार है या पपीता है, इस तरह के हम फ्रूट्स जो है ले सकते हैं। इसके अलावा केला और इस तरह के जो इस समय जो है बहुतायत में आते हैं, ऐसे फ्रूट्स का सेवन करते रहें। साथ ही साथ हम ये नहीं सोचें कि हमारे को मतलब जो है वो खाना छोड़ देना है। खाना जो भी एक सामान्य अपना डाइट रहता है, जो है खिचड़ी है, इसमें जो है दलिया है, या इसके अलावा जो है रोटी, दाल, ये इस तरह की जो सामान्य चीजें जो भारतीय जो थाली में रहती हैं, उस तरह के भोजन को लेते रहें, तो ये सारी चीजें आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी जो है वो कायम रखेगी, और साथ ही साथ हाइड्रेशन के लिए ये जो प्रयास मैंने बताया ये करते रहें। तो रेस्ट नितांत आवश्यक है। रेस्ट लेंगे तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि जिसमें रिकवरी फास्ट होती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सावधानी रखना है, हर व्यक्ति को ध्यान रखना है। आपके घरों में मतलब जो है अन्य व्यक्तियों को ना हो, उसके लिए ध्यान रखें कि मच्छरदानी का उपयोग है। साथ ही साथ जो जहाँ
वाटर स्टोरेज बॉडीज हैं, घर में कई बार कूलर्स रहते हैं या ओवरहेड टैंक्स रहते हैं, बाल्टियों में पानी भरा है, इसके अलावा एक्वेरियम है, फ्लावर पॉट्स है, ये सारी चीजों को भी क्लीनिंग करते रहे। तो ये 2-3 चीजें यदि हम सामान्य रूप से हर परिवार ध्यान रखेगा तो सरकार को भी सहयोग होगा, और ये जो है हमारे को जो है वो स्वयं को भी और हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को और समाज में इस जो है बीमारी से हम धीरे धीरे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना आवश्यक जी। ठीक है। नेहा जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें जैसे बताया जाता है कि बकरी के दूध का सेवन करें, या फिर हमने देखा कि पपीते की डिमांड बढ़ जाती है, नारियल का पानी इस समय बहुत महंगा हो गया है, तो ये चीजें क्या वाकई में बेनिफिट करती हैं इस दौरान, या ये केवल मिथ हैं? और लोगों को कौन से ऐसे मिथ है जिनसे बचना चाहिए इस तरह के बुखार को लेकर? नारियल का पानी तो देखिए मैं कहूंगी बेनिफिशियल है, क्योंकि डेंगू के मरीजों में हम एक ही चीज मरीज को कहते हैं कि हाइड्रेशन मतलब कितना आप पानी का सेवन, लिक्विड्स का सेवन कर सकते हैं, उतना ही आपके शरीर के लिए बेहतर रहेगा। वो अलग बात है कि इस हालत में जनरली मरीज ज्यादा लिक्विड्स ले नहीं पाता, क्योंकि उसके पेट में दर्द होता है, जो पेट में जो ऊपरी भाग है उसमें दर्द या उल्टी के कारण वो इतना लिक्विड्स का सेवन नहीं कर पाता है। तो हम कहते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा पे जितना उससे हो सके रेगुलरली वो लिक्विड्स ले, और उसके साथ हम उसको थोड़ी दवाइयां भी देते हैं ताकि जो उल्टी की जो फीलिंग है वो उसकी थोड़ी कम हो जाए। तो नारियल पानी तो बेनिफिशियल है। जहां तक आपने बात करी बाकी चीजों की, जैसे बकरी का दूध या पपीता के पत्ते या कीवी, तो हमारे एलोपैथी में फिलहाल कोई साइंटिफिक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जो हमें गाइड करे कि इन चीजों का कोई बेनिफिशियल इफेक्ट है। कुछ स्टडीज आई हैं, बट ऐसी कोई एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन नहीं है कि हम इन चीजों को अपने मरीज को रिकमेंड करें। ऑन द कॉन्ट्ररी कई बार देखा गया है कि इनसे पेट जरूर खराब हो जाता है मरीजों का। सो फिलहाल तो मैं कहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम लिक्विड्स, एज डॉक्टर्स, एज एलोपैथिक डॉक्टर्स, हम लोग और किसी चीज को रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि दाम ज़रूर इस दौरान बढ़ जाते हैं हर चीज़ के। ये भी हम देख रहे हैं क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं कि फ्रूट्स बहुत महंगे हो गए हैं। हमारी सहयोगी ने रिपोर्ट भी की उस पर, क्योंकि एक तो बारिश का सीज़न था, उस समय तो फ्रूट्स महंगे थे ही, अब कहीं ना कहीं बीमारी आई है, इसको लेकर भी चीज़ें बढ़ती हुई। तनवीर जी, एज अ अधिकारी जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जाता है, मॉनिटरिंग कैसे डीएम स्तर पर की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल्स ने अब चार्जेस बढ़ा दिए हैं अपने, क्योंकि ये ऐसा सीज़न है कि बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, या फिर जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर किट्स की कमी तो नहीं है, जांच की कमी तो नहीं है, डॉक्टर समय पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम फॉगिंग ये सारी चीज़ें और ये जो रेट्स एकदम से बढ़ने लगते हैं, इसकी भी क्या किसी स्तर पर मॉनिटरिंग कर चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि डीएम को उस पोजीशन में क्या कर सकता है जिला प्रशासन। देखिए, नगर निगम में स्टाफ की एक लिमिटेशन होती है, थोड़ा कम होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में 20-25 डिपार्टमेंट्स होते हैं और जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स होते हैं काफी। तो सेक्टर्स बना के हॉस्पिटल्स को उसमें बांट के सफाई को भी देखें वो सेक्टर मजिस्ट्रेट, और हॉस्पिटल्स का भी देखें सप्लाई, वहाँ काम ठीक है कि नहीं, डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सब अवेलेबल चीजें हैं कि नहीं है। दूसरा, जहां तक आप फलों की इनकी बात कर रहे हैं, उसके लिए भी मंडी समिति का स्टाफ होता है, डीएसओ होता है, उसके लिए भी वो अपना कर सकता है। तो मेरा मतलब ये है कि डीएम के थ्रू सेक्टर बांट के और इफेक्टिव तरीके से उसका मॉनिटरिंग हो सकती है। बिल्कुल, उसकी भी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक समस्या है कि एक तो बीमारी में लोगों का पैसा जा रहा है, ऊपर से इस तरह की चीज़ों में भी बहुत पैसा खर्च होने लगता है और ये कहीं ना कहीं बहुत परेशानी क्रिएट करता है।